आज हम करेंगे सैंपल पेपर ऑफ क्लास 10th सीबीएसई हिंदी सब्जेक्ट। इसको हम आज पूरा सोल्व करने वाले हैं, तो आज हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सैंपल पेपर की जो मैंने सीरीज शुरू की है उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, इस यानी सैंपल पेपर को सोल्व करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आज उस सीरीज से जुड़ जाइए। वो सीरीज यानी कुछ पहले हम सैंपल पेपर कर चुके हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ आगे भी करने वाले हैं। तो इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सीबीएसई 10th क्लास का जो सिलेबस है वो यहां पर दिया हुआ है, ऊपर ऊपर रिड्यूस सिलेबस दिया हुआ है। इसके नीचे ये सैंपल पेपर आपको कहां मिलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके नीचे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें पहले काव्य खंड देख रहे हो, इसके बाद आप काव्य खंड के बाद गद्य खंड देख रहे हैं, गद्य खंड के बाद आप कृतिका भाग 2 यहां पर देखेंगे, और इसके अलावा आपको यहां पर हिंदी व्याकरण भी देखने को मिलेगा। हिंदी व्याकरण जब आप देख लेंगे, इसके यानी कवर अप कर लेंगे या पूरा कर लेंगे, नीचे की तरफ आते रहेंगे। हिंदी व्याकरण के बाद तुरंत बाद आपको अदर कंटेंट फॉर 10th क्लास इस नाम से एक लिंक नहीं, एक पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको कुछ इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये अदर कंटेंट है, जिसमें आपको सैंपल पेपर भी मिलेगा और अदर चीजें भी इसी में मिल जाएंगे। आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, और वो भी सॉल्यूशन के साथ वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो आप पहला खंड देखेंगे वो क खंड होगा। क खंड का मतलब पहला पार्ट होगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और ख पार्ट में आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुछ लिखना होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो पहले जो 40 क्वेश्चंस है यानी क पार्ट है, उसका जो पहला प्रश्न होगा वो होगा अपठित पद्यांश का। अपठित पद्यांश जो कि 5 नंबर का आने वाला है। इसी तरह से आगे भी हम देखें, ये सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न अपठित गद्यांश से रिलेटेड होगा। अपठित गद्यांश से भी 5 नंबर का ही होगा। इसको भी हम थोड़ा अभी आगे चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो अपठित गद्यांश पद्यांश है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 में यानी तीसरे प्रश्न में 4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे पूछे आपसे 5 जाएंगे, लेकिन आपको करने हैं सिर्फ 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। एक वाक्य दिया है जिसमें से आपको मिश्र वाक्य बनाना है। चौकीदार आया, वह आवाज लगाकर चला गया। बच्चों, इस प्रश्न के 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लेकिन आपको भी समय मिलेगा 5 सेकंड आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करते रहना। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी यानी रोक कर भी आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। और पिछले सैंपल पेपर में कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिए, यानी कुछ गलत हो गए थे, तो उनके भी मैंने ठीक करके बताए थे कि ये आंसर क्या ठीक होगा क्या गलत होगा। तो बच्चों, आप सभी से मैंडेटरी कह रहा हूं कि आप एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो ही आपको अपने लेवल का पता चलेगा और मुझे भी पता लगेगा कि आपको कितना आता है। तो जरूर कमेंट करते रहना। आपको 5 सेकंड देखने को मिलेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। चौकीदार आया तो था, परंतु वह आवाज लगाकर चला गया। चौकीदार आया और आवाज लगाकर चला गया, ये तीसरा ऑप्शन था, सॉरी दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन देखो, आवाज लगाते ही चौकीदार आ गया। और जो चौथा ऑप्शन है, चौकीदार आकर आवाज लगाकर चला गया। बच्चों, कमेंट करने के लिए 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, पहले हम गलत छांट लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या सही होगा और क्यों सही होगा, और जो गलत है वो क्यों गलत है। देखो, चौकीदार आया और आवाज लगाकर चला गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वाक्य और हमने बनाना है मिश्र वाक्य। चलिए, आवाज लगाते ही चौकीदार आ गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये सरल वाक्य है, एक ही क्रिया है। चौकीदार आकर आवाज लगाकर चला गया, ये भी सरल वाक्य है, तो बचा हुआ अपने आप ही मिश्र वाक्य बच गया। चौकीदार आया तो था, यहां तक एक अधूरा वाक्य है, आपको पता होगा ना, वीडियो देखी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे। मिश्र वाक्य में बदलना है। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? 4 ऑप्शन है। देखिए, वे रिश्ता तोड़ते थे इसीलिए बनाते नहीं थे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, वे अगर रिश्ता बनाते हैं तो तोड़ते नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे रिश्ता बनाते थे और तोड़ते नहीं थे। यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 4 ऑप्शन है। 5 सेकंड ज्यादा हो रहे हैं, 3 सेकंड देता हूं। वीडियो को रोककर भी जवाब दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। 3 2 1 0 सही उत्तर बनेगा। देखो, वे रिश्ता तोड़ते थे इसीलिए बनाते नहीं थे, ये संयुक्त वाक्य है, यानी ये मिश्र वाक्य नहीं है। वे अगर रिश्ता बनाते हैं तो तोड़ते नहीं है, ये मिश्र वाक्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन और भी देख लेते हैं। वे रिश्ता बनाते थे और तोड़ते नहीं थे, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसीलिए गलत है।
क्योंकि इसमें दो पूरे पूरे वाक्य हैं। यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, ये भी मिश्र वाक्य है। अब आ जाते हैं बारीकी से, देखते हैं बारीकी से क्या देखना है। यहां पर थे आया हुआ है, यानी क्रिया भी देखनी है हमें। तो यहां पर है और यहां पर थे, तो क्रिया तो पास्ट में थी यानी भूतकाल में थी, तो यहां पर भूतकाल में यही वाली है, इसीलिए ये सही उत्तर होगा। इस तरह से ये छांटते हैं आप 2023 के एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आप खाना खाकर आराम करें, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। इनमें से कोई नहीं, यानी ये जो तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें से कोई नहीं। अब पहले आगे बढ़ते हैं, यानी ख पार्ट, आपका खाना बहुत जरूरी है। एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है आपका आराम करना बहुत जरूरी है। एक चौथा ऑप्शन है आप खाना खाएं और आराम करें। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो ये तो अभी पहली बात, तो बाद की बात रही कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये ठीक होगा। आपका खाना बहुत जरूरी है, सरल वाक्य है, इसीलिए ये गलत उत्तर होगा। आपका आराम करना बहुत जरूरी है, ये भी सरल है। एक अकेला ही बच गया संयुक्त वाक्य, आप खाना खाएं और आराम करें, जो इसके लिए सही परफेक्ट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी चौथे प्रश्न में, आप ऑफिस जाएंगे या पार्क, वाक्य संबंधित है। ये मैंने जरूर आपको बताया था, इवन ब्लॉग का लिंक भी दिया था कि वहां से प्रैक्टिस कर लेना, तो उसमें से भी ये प्रश्न आया हुआ है, यानी वैसा ही कुछ आया हुआ है। मैंने लिखा था आप चाय लेंगे या कॉफी, है ना, यहां पर लिखा है ऑफिस जाएंगे या पार्क, बात वही है। तो इसमें से कौन सा है, मिश्र वाक्य है, प्रश्न वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर आएगा बच्चों। मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि ये दो पूरे पूरे वाक्य हैं। आपको अधूरा लग रहा हो ये, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता और क्रिया अगर रिपीट हो रही हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में लिखी ही जाए, लेकिन वो इनबिल्ट होती हैं। यानी इसमें ऐसे बनेगा, आप ऑफिस जाएंगे या आप पार्क जाएंगे, तो ये इस तरह से संयुक्त वाक्य बन जाता है, जो कि ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, रचना के आधार पर भेद बताना है। देखो कितना आसान सा प्रश्न है। 3, 2, 1, 0 क्या यह समूह वाक्य है? नहीं, समूह वाक्य तो कोई होता ही नहीं। क्या यह है मिश्र वाक्य है? इसमें दो पूरे पूरे वाक्य नहीं है, इसमें तो एक ही क्रिया है, इसलिए ये गलत है। ये भी गलत होगा क्योंकि संयुक्त वाक्य में भी दो क्रियाएं आती हैं। तो बचा क्या? सरल वाक्य है। सरल वाक्य आपको ये लंबा वाक्य जरूर दिख रहा हो, लेकिन क्रिया एक ही है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मैंने ये पांचों ही आपका सॉल्यूशन किया है, यानी पांचों प्रश्नों का सॉल्यूशन किया, लेकिन आपको 4 ही करने। यहां तो सैंपल पेपर है, इसलिए हम सारे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है पद परिचय। पद परिचय भी 4 नंबर का ही आएगा और वही चीज है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे, करने 4 होंगे। देखो, सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती की जानकारी अपनी पुस्तकों में दी है। रेखांकित पद का पद परिचय देना है, यानी जानकारी का। और ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको समय मिलेगा 3 सेकंड, वीडियो को रोककर जवाब दे दीजिए। 3, 2, 1, 0। देखो बच्चों, जानकारी ये तो पक्का है कि संज्ञा है, चूंकि यहां पर सब में ही संज्ञा है तो ये सारे ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं सही वाला कौन सा है। देखो, जानकारी ये तो पक्की बात है कि ये अंदर की फीलिंग है, ये कोई बाहर दिखती नहीं है, अंदर आंतरिक चीज है। तो संज्ञा जो आंतरिक होती है वो भाववाचक होती है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। और बाकी सब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, ये गलत हो गए। तो यही वाला ठीक होगा, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगले प्रश्न की तरफ। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, वाक्य में ईमानदारी शब्द का पद परिचय देना है। और अब 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और विशेषण, इनमें से ये कौन सा है? 3, 2, 1, 0 सही बताऊं तो अभी उत्तर दिया था, ईमानदारी भी तो आंतरिक चीज है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कब्रिस्तान की पद परिचय देना है इसका। भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव होते हैं, ये पूरा वाक्य है। अब इसमें जो कब्रिस्तान की जो शब्द है, इसका पद परिचय देना है। बाकी और भी पूरा बड़ा वाक्य है, आप पढ़ लेना, पर हमें जो चाहिए था वो यही था, यानी ये वाले वाक्य में ही आ गया है। चलिए जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन क, ख, घ और घ, ये 4 ऑप्शन है। 3 सेकंड है। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर। देखो बच्चों, संज्ञा तो है, इस बात में कोई शक नहीं है, यहां पर भी संज्ञा है, यहां पर भी संज्ञा है, चारों में ही संज्ञा है। क्या ये वस्तुवाचक है? क्या ये जातिवाचक है? क्या ये व्यक्तिवाचक है? क्या द्रव्यवाचक है? साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कब्रिस्तान जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शंस में है। देखो, जातिवाचक संज्ञा भी है, ये पुल्लिंग भी है, और एक वचन है, और संबंध कारक, संबंध का, के, की। अगर आपने संज्ञा सीखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। लिंक का नाम है हिंदी व्याकरण, इस नाम से आपको लिंक मिलेगा, जरूर संज्ञा देख सकते हो। संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये 5 चीजें जरूर देखनी चाहिए जब आप पद परिचय करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पद परिचय के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं, जो जरूर देख लेना। वाह, आप तो
ऊपर चला गया, नीचे जा देते हैं। चलिए, वाह आप तो बड़े नेता बन गए। अब इसमें बन शब्द का पद परिचय देना है। वाक्य में रेखांकित पद है, क्या ये विशेषण है, कारक है, क्रिया है या संज्ञा है? ये सारे अलग अलग हैं, तो आपको 3 सेकंड में बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो। 3 2 1 0। देखो बच्चों, ये क्रिया है, आपको पता ही चल रही होगी, ऑब्वियस बात है, अगर आपने क्रिया पर वीडियो देखी है तो। ये सकर्मक क्रिया अपने आप ही ये अलग हो गया, बाकी तो कारक, विशेषण, संज्ञा ये सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, रेखांकित पद का परिचय है। अब अपनी शब्द का पद परिचय देना है जो आपके सामने है। 3 सेकंड है। 3 2 1 0। देखो बच्चों, ये जो अपनी शब्द है, अपनी शब्द आपको इन दोनों में से नहीं लगेगा। ये सर्वनाम, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये सर्वनाम है, जबकि ये सर्वनाम नहीं है। इन दोनों में से ही हो सकता है कोई, यानी ये विशेषण है, ये पक्की बात है। कैसे पता चलता है? ये आपको मैंने विशेषण वाले वीडियो में समझाया है कि अगला शब्द अगर संज्ञा है और वो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए ही आया है, अपनी कौन है यहां पर? पत्नी ही है ना, तो ये शब्द पत्नी के लिए ही आया है, यानी संज्ञा के लिए ही आया है और अगला ही शब्द है। तो ऐसे क्राइटेरिया जब पूरे हो जाएं, यानी ऐसी अवस्था जब आ जाए, तो वो सर्वनाम की बजाय विशेषण बन जाते हैं। तो ये विशेषण वाले वीडियो में आप और अच्छे से सीख सकते हो, वही मैं बता रहा हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण के नाम से मिल जाएगा। अब बात आती है विशेषण कौन सा, तो ये पक्की बात होती है कि जो सर्वनाम जैसे लगते हैं, यानी सर्वनाम से ही विशेषण बनते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण ही होते हैं, बाकी ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए क पार्ट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बारीकी से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए वाच्य पर वीडियो देखते हैं, सॉरी वाच्य पर प्रश्न देखते हैं, वीडियो नहीं। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य में बदलना है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, वो आप समझदार हैं। देखिए 4 ऑप्शन है। मैं यह भाषा नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन बी है मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती, ऑप्शन सी इस भाषा को मेरे द्वारा पढ़ पाना मुश्किल है, ऑप्शन डी मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी। अब ये 4 ऑप्शन है। 3 सेकंड है। 3 2 1 0। देखो बच्चों, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्ता देखना है, कर्ता के साथ से द्वारा जरूर आना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये वाला, ये मैं के साथ कोई से या द्वारा नहीं है, इसमें द्वारा है, इसमें से है, दोनों ही ठीक है, इसमें भी द्वारा है, लेकिन अब 3 में तीनों तो ठीक हो नहीं सकते। तो देखते हैं आगे। मेरे द्वारा यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकती, अब इसमें है गा शब्द, यानी क्रिया देखनी है, तो यहां पर ता ते ती है, यहां पर कोई भी नहीं है, मतलब ता ते ती भी नहीं है, गागेगी भी नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो ये बन जाएगी यही वाली, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी। बाकी कोई ऐसा देख लेना है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं डाल रखा गलत करने के लिए, तो ये पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, क्रिया भी सही है, से भी आया है, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर यह डाल, सॉरी यहां पर यह है, यहां पर इस डाल दिया इन्होंने गलत करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको पता चल ही जाएगा, इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं अगर आपने वाच्य पर वीडियो देखी है तो। चलिए, निम्न वाक्यों में कौन सा कर्तृवाच्य है? कर्तृवाच्य कौन सा इन चारों में से? क्या आप समझ पाए हो? ये जो 4 हैं ये वाक्य हैं, ये आपके ऑप्शंस नहीं, ऑप्शन यहां पर है क ख ग घ, ये ध्यान रखना। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। ये चारों देखो, पहले क्या है, मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, क्या ये कर्तृवाच्य है? आगे देखते हैं, मां के द्वारा बचपन में ही घोषित किया जाता है, ये दूसरा वाक्य क्या कर्तृवाच्य है? तीसरा देखो, मां से बचपन में ही घोषित किया गया था, क्या ये कर्तृवाच्य है? इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई भी कर्तृवाच्य नहीं? जल्दी से सोचो। 3 2 1 0। सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, यह सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि मां के साथ यानी कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा है ही नहीं, तो ये ही ठीक होगा। बाकियों में के द्वारा आया हुआ है, से आया हुआ है, गलत है, ये ठीक है। चलिए, अब ये ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ये रहा, विकल्प 1, ये वाला ऑप्शन ठीक है, यानी चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कितने कंबल बटे? प्रस्तुत वाक्य में कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य में बदलना है तो यहां ध्यान दो, ये क्रिया 1 है, ये क्रिया ज्यादा हो जाती है जब भी कर्मवाच्य होता है, और कर्तृवाच्य जब होता है तो कम हो जाती है। तो क्रिया तो 1 ही है, अब कर्मवाच्य होगा तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगी, ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं कहां है वो ऐसी क्रिया। कितने कंबल बांटे गए, ये ठीक हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो बाद की बातें हो गई। कितने कंबल बटेंगे, ये भी एक ही है। कितने कंबल बांटे जा सकते हैं, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये पास्ट में है, ये तातेती ये आ गया है जो यहां पर है ही नहीं, तो क्रिया तो एक ही से मैच हो रही है, यानी क पार्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे आसान से प्रश्न थे। कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, कर्तृवाच्य का उदाहरण जो नहीं है वो छांटना है। पहला है, गोविंद विद्यालय जाता है, गिरीश द्वारा पत्र लिखा गया। तीसरा है, किसान खेत में सोता है, मोहन घर के लिए रवाना हुआ। देखो आसान सा प्रश्न है, 3 सेकंड मिलेंगे। 3 2 1 0। देखो बच्चों, गोविंद विद्यालय जाता है, कर्तृवाच्य है, बिल्कुल है, क्योंकि गोविंद के साथ यानी कर्ता के साथ से द्वारा नहीं है। गिरीश द्वारा आ गया है यहां पर, मोहन घर के लिए रवाना हुआ,
किसान खेत में सोता है, ये तो सारे ही कर्तृवाच्य हैं। अच्छा, एक दिक्कत जो हर बार गलती हो जाती है बच्चों से, आज मुझसे भी हो गई। नहीं शब्द मैंने ध्यान दिया बाद में, तो नहीं शब्द आया हुआ है, तो ये तो हो गए सारे ठीक, यानी कर्तृवाच्य हैं। ये अकेला ऐसा है जो कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। क्या ये गलती आपसे भी हुई थी या सिर्फ मेरे से हुई थी? एक बार कमेंट जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गलती मत करना, ध्यान रखना। मरीज ने आज खाना खाया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलना है आपको। अब कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मरीज खाना खाया, मरीज से खाना खाया नहीं गया, मरीज को खाना खिलाया गया, मरीज द्वारा खाना खाया गया। ये चार ऑप्शंस हैं, 3 सेकंड है, 3 2 1 0। सही उत्तर क्या है जल्दी से देखते हैं। मरीज खाना खाया, अब ये तो कोई बात ही नहीं बनी है ना, कर्मवाच्य तो मतलब ही नहीं है। मरीज के साथ के द्वारा या से आया होगा, तो यहां पर से आया हुआ है, यहां पर द्वारा आया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं आया, तो ये तो दोनों हो गए गलत। इन दोनों में से ही ठीक होगा। अब देखते हैं, मरीज से खाना खाया नहीं गया, अब यहां पर तो ऐसा नहीं शब्द है ही नहीं, तो इसीलिए गलत हो गया। ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मरीज द्वारा खाना खाया गया। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ किस पार्ट से दिया हुआ है ये आप देख ही लीजिए, क्योंकि इससे नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन आप पहले पाठ देख लीजिए। के आविष्कार के में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरक एक कारण रही, ये पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये संस्कृति पाठ से है, तो उसी पाठ से कुछ प्रश्न आए हुए हैं। पैराग्राफ आप पढ़ चुके होंगे पाठ को, इसीलिए हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल प्रश्न देखते हैं। आग के आविष्कार में प्रेरक कारण क्या रहा? शरीर को ढकने की प्रवृत्ति, क्या आग के आविष्कार को ये कारण हुआ? दूसरा, सोने की प्रवृत्ति, क्या जागने की प्रवृत्ति? प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव यानी जरूरत। पेट की ज्वाला, क्या ये कारण रही? 3 सेकंड है, 3 2 1 0। सही उत्तर तो क्या आएगा वो आप समझ ही गए होंगे, पेट की ज्वाला, क्योंकि जागने के लिए आग का आविष्कार, सोने के लिए आग का आविष्कार और शरीर को ढकने के लिए आग का आविष्कार तो गलत ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुई धागे के आविष्कार का प्रेरक क्या रहा? जैसे आग का पूछा है वैसे सुई धागे का। शीतोष्ण से बचना और शरीर को ढकना, खुले आकाश में सोना, आकाश को देखना, पेट की ज्वाला। 3 2 1 0। सही उत्तर है शीतोष्ण से बचना और शरीर को ढकना ही सुई धागे का कारण रहा होगा। चलिए, मोती भरा थाल का अर्थ बताना है, उसके ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। तारों से भरा थाल, मोती से भरा आकाश, मोतियों से भरा थाल, तारों से भरा आकाश। 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों, तारों से भरा आकाश, इसके लिए ही ये शब्द आया था, सॉरी ये लाइन आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन और वस्त्र से परिपूर्ण होने पर कैसा मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता? क्या वो अशिक्षित व्यक्ति होगा, सभ्य व्यक्ति होगा, संस्कृत व्यक्ति होगा या शिक्षित व्यक्ति होगा जो निठल्ला नहीं बैठेगा? इन दोनों की चीजों को पूर्ण होने पर भी। 3 2 1 0। वैसे पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेते तो और अच्छा से समझ में आ जाता, वैसे भी आपको समझ में आ गया, संस्कृत व्यक्ति ही ऐसा होता है जो निठल्ला नहीं बैठता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रथम पुरस्कर्ता किसे कहा गया है? पाठ में आपने पढ़ा होगा, यहां पर गद्यांश भी लिखा हुआ है, वैसे आप समझ जाओगे, तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ही बता रहा हूं। दिन में जागने वाले व्यक्ति को, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले व्यक्ति को, दिन में सोने वाले व्यक्ति को, रात के तारों को देखकर सोने वाले व्यक्ति को। देखो कितने अजीब अजीब ऑप्शन हैं। 3 2 1 0। सही उत्तर है रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला व्यक्ति, ये सही उत्तर आएगा, वो प्रथम पुरस्कर्ता कहलाएगा। सोने वाला, यहां पर भी सोने वाला है, यहां पर भी सोने वाला है, यहां पर जागने वाला है, मतलब ये दिन में की बात हो रही है, यहां पर रात की बात हो रही थी, क्योंकि रात में ही तारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी, अच्छा अलंकार बाद में आए हैं जबकि पहले आने चाहिए थे, तो आप इसको पहले रख लें, यानी ये 6ठा नंबर का होना चाहिए था प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं, कान यहां से पकड़े चाहे घुमाकर पकड़े, बातें की। आगे बढ़ते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। अलंकार से रिलेटेड, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। देखो कितना आसान सा प्रश्न है, जो मैं आसान आसान कहता हूं ना, दरअसल मैंने अपनी वेबसाइट पर आपको ये सारी चीजें दिखा रखी हैं, समझा रखी हैं, दिखाई से मतलब समझा तो मैंने वीडियो में रखी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ये सारे ऑप्शंस, ये सारे उत्तर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तो वो जरूर देख लिया करो। बार बार कहता रहता हूं, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो बच्चों, उपमा अलंकार है, यमक है, अनुप्रास है, रूपक है। 3 2 1 0। देखो बच्चों, अनुराग रूपी अंचल मैंने वीडियो में भी समझाया था, तो रूपी कहां आता है? रूपक अलंकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी, परी आना था यहां पर जो मिस हो गया, परीसी धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। 3 2 1 0। सही उत्तर है बच्चों सी शब्द देखकर आपको पता चल गया कि यह उपमा अलंकार है। चलिए, मंगन को देखी पट देत बार बार, अब देखो कितना अच्छा उदाहरण आया है, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। 3
2 1 0 सही उत्तर है बच्चों श्लेष अलंकार। कैसे? पट के दो अर्थ हैं, एक तो होता है कपड़ा यानी वस्त्र और एक होता है दरवाजा। अब इसके दो अर्थ आ गए, दो अर्थ आने की वजह से ही यहां पर श्लेष अलंकार है। चलिए अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा हमें, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखना पड़ेगा अलंकार पे, आपको समझ आ जाएगी। रही मंजो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे बढ़े अंधेरा हुए। ये भी इतना आसान सा तो नहीं है, खैर चलो देखते हैं। 3 2 1 0 देखो बच्चों, रूपक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से वही वाला अलंकार है जो पहले आया था, यानी ये श्लेष अलंकार ही ऐसा है जो इसके लिए सही है, उचित है। यहां पर भी दो अर्थ, कईयों के अर्थ हैं, जैसे दीप का और उजियारे का, अंधेरे का, इसके दो दो अर्थ होने की वजह से श्लेष अलंकार है। आखिरी है फूले हंसे कलिया मुस्काई। देखो कितना आसान सा है, अब ये मत कहना ये सारे आसान लगते हैं सर को, जी नहीं, ये कुछ खास आसान लगा लो इसको। ऑप्शन देखो, मानवीकरण, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। देखो ध्यान से पढ़ना, 3 सेकंड है, 3 2 1 0 सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार। कलियां मुस्कुरा रही हैं और फूल हंस रहे हैं, यानी प्रकृति की चीजें मानव कर रहे हैं, सॉरी प्रकृति की वस्तुएं मानव के क्रियाकलाप कर रही हैं, तो ऐसी अवस्था में मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए अब एक गद्यांश और आया हुआ है, गद्यांश नहीं है सॉरी पद्यांश है। पद्यांश यानी कविता का पार्ट है। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। समझ आ गया होगा कौन सी कविता से है। चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। कवि जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह कैसा है? क्षणिक है, दीर्घ है, स्मृति, मधुमाया। 3 2 1 0 वह है क्षणिक, यानी थोड़ी देर का ही था उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि के सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि उसका जीव छोटा सा था, जीव नहीं जीवन आना है यहां पर, क्योंकि उसकी प्रेयसी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वह जीवन जीना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे सोना था। 3 2 1 0 दरअसल ये उत्तर, ये जो ख पार्ट है, क्योंकि उसकी प्रेयसी की मृत्यु हो गई थी। ये आपको शायद पता ना भी हो, ये उसकी एक प्रेयसी थी जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, उनकी मृत्यु होने की वजह से उन्होंने फिर उसके बाद ये कविताएं, ये लाइन लिखी थी, इसीलिए ये उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ने पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? मित्रों के, प्रेयसी के, जीवन के, स्वयं के। आपको समझ आ गया होगा। 3 2 1 0 सही उत्तर है प्रेयसी के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कवि के लिए उसकी प्रेयसी की स्मृति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह अब दूर जा चुकी है, क्योंकि वह उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, क्योंकि वह उन्हें बांटना चाहता है, क्योंकि वह उसे भुलाना नहीं चाहता। 3 2 1 0 साधारण सा उत्तर था, क्योंकि वह उसके जीवन जीने के एकमात्र सहारा है, इसीलिए वो याद कर रहा है उनको। चलिए पद्यांश में पथिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पथिक कौन है, यानी इस कविता में जो पथिक आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो आपको बताना है। कवि के लिए, कवि के संबंधियों के लिए, कवि के मित्रों के लिए, कवि की प्रेयसी के लिए। 3 2 1 0 इस प्रश्न में ज्यादातर बच्चे गलत हुए होंगे, जो सही हुए ना स्पेशल मुझे जरूर बताना कमेंट करके। सही उत्तर है कवि स्वयं के लिए करता है। चलिए पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए दो प्रश्न आपको वैसे ही मिलेंगे, यानी कि बिना पैराग्राफ के। बालकू बोली, ये भी एमसीक्यू ही है। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही से परशुराम का क्या आशय है? दंड का पात्र तो है, मतलब अब यहां पर बताना क्या है, बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, इस को बोलते समय परशुराम का आशय, अर्थ क्या निकल रहा है, वो आपको बताना है। देखो ध्यान से समझना, दंड का पात्र तो है किंतु वध का नहीं। सामान्यतः अपराधी होते हुए भी बालक को अवध्य माना जाता है, यानी वध नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई नहीं, यानी ये जो 3 दिए गए हैं। परशुराम अपनी मर्यादा का ही पालन कर रहे हैं, ये इसका अर्थ है। ऐसा इन 4 ऑप्शंस में से छांटने हैं। 3 2 1 0 सही उत्तर है ख। अपराधी तो है बालक, परंतु वो अवध्य है, अवध्य यानी वध नहीं किया जा सकता उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने योग को निम्नलिखित में से क्या कहा है? व्याधि, गगरी, चक्री, लकड़ी। 3 2 1 0 सही उत्तर है व्याधि। तो बच्चों व्याधि का अर्थ आपको ना पता हो तो बता देता हूं, रोग, रोग कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब यानी 2 प्रश्न और हैं जो कि गद्य पाठों में से हैं। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, संगीत की, नृत्य की, संस्कृति की। देखो 3 2 1 0 सही उत्तर है संस्कृति की पाठशाला है। ऐसे ही गद्य पाठों पर एक प्रश्न और है। बाल गोविंद भगत का पहनावा कैसा था? लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी, अचकन, कुर्ता पाजामा। ऑप्शन डी है वे नंग धड़ंग रहते थे। 3 2
1 0 सही उत्तर है लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी पहनते थे वो। चलिए ये एमसीक्यू तो खत्म हो गए। अब आ गए खंड ख यानी वर्णनात्मक प्रश्न। अब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आपको लिखने का मतलब यही था कि अब आपको 2 नंबर का 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें थोड़ा आपको विस्तार से लिखना है। मैं आपको यहां पर हिंट देता हुआ चलता हूं, आप अपने आप कर लेना, समझ जाना कि आपका उत्तर आप जो सोच रहे थे वो ठीक था या गलत था। ठीक है, मैं आपको जरूर हिंट देता हुआ जरूर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं बहुत विस्तार से इसका उत्तर बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल शॉर्ट में देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी को पढ़कर आपको किस जीवन सत्य का बोध होता है? सूरदास के पद के संदर्भ में उत्तर देना है। अब इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो इसको किस जीवन सत्य को और जोड़ सकते हैं? मतलब गोपियां अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर रही हैं। किसको? कृष्ण को। इसीलिए तो ये बात कही थी हमारे हरिहारिल की लकड़ी है, यानी हम अपने मन में उस भगवान को, उस कृष्ण को बसाए रहती हैं, उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। ये जीवन सत्य है, यानी समर्पित कर दो तो बहुत कुछ मिल जाएगा सामने वाले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगतकार कविता के आधार पर बताइए कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। देखो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब मुख्य गायक जैसे फॉर एग्जांपल तार सप्तक को गाते हुए उनका गला बैठने लगता है तो उस टाइम पर भी वो उसका साथ दे देते हैं, या अपने ही सरगम को वो पार करते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं, तब भी संगतकार, जो मुख्य गायक नहीं, संगतकार स्थाई को संभाले रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका थी मुख्य गायक गायिकाओं को सफल बनाने में। तो ऐसा ही कुछ लिख सकते हो। अगला है परशुराम के क्रोधित होने का मुख्य कारण क्या था? शिव के धनुष टूटने पर ही तो वो परशुराम क्रोधित हुए थे, ये उनका मुख्य कारण था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह सकते हो, यानी जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो कि लक्ष्मण के कटु वचन भी उनको और ज्यादा क्रोधित कर रहे थे। चलिए, शिशु के धूसरित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना की थी? क्या कल्पना की थी? उसका जो शरीर था सना हुआ था मिट्टी से, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कमल का फूल उसकी झोपड़ी में, यानी कवि की झोपड़ी में खिल गया हो, ऐसा उसे लग रहा था। आप विस्तार से लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे नीचे जाते 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 कहां से? जी, यहां से। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 6 नंबर के, यानी 2-2 अंक के एक प्रश्न है। चलिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उस्ताद बिस्मिल्लाह का प्रारंभिक परिचय देते हुए बताइए कि उनमें संगीत के प्रति आसक्ति किसके गायन और संगीत को सुनकर हुई थी? ये उन 2 बहनें की वजह से, यानी रसूलन बाई और बतुलन बाई की वजह से ही उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो, यानी वो संगीत के प्रति आसक्ति जगाई थी, उन 2 बहनों ने जगाई थी। विस्तार से आप लिख लेना कि किस तरह से वो जाया करते थे मंदिर में और वो सुना करते थे। जब वो नौबत खाने में इबादत करने जाते थे तब भी ये स्थिति थी उसके, यानी रास्ते में ही उनके घर थे रसूलन बाई और बतुलन बाई के। संस्कृति पाठ के आधार पर लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या है लेखक के अनुसार? संस्कृति का ही परिणाम। संस्कृति जो है उसको फॉलो करना, उसको यूज करना, उसको ही सभ्यता, यानी यूज मत लिखना इंग्लिश में, उपयोगिता कह सकते हो, उपयोग कर लेना ही सभ्यता कहलाता है, यानी उसको फॉलो करना, उसका अनुसरण करना। मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी में समाकर रह गई थी? कौन सी थी वो? जो शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया था कॉलेज वालों ने, यानी निकाल दिया था और उसको बाद में वापस बुलाया था उनकी, यानी लेखिका और लेखिका के जैसे बहुत से लोगों की हड़तालों की वजह से या एक तरह की स्ट्राइक पर चले गए थे वो, तो उसकी वजह से वो शीला अग्रवाल को वापस बुलाना पड़ा और वो जो खुशी थी वो थोड़ी कम हो गई थी। किसके आगे? 15 अगस्त 1947 के आगे। चलिए, संस्कृति पाठ के अनुसार मानव संस्कृति में कौन सी वस्तुएं स्थायी हैं और कौन सी नहीं? ऐसा क्यों? मानव संस्कृति में कौन सी वस्तु स्थायी है? जो दूसरों के भले के लिए जो संस्कृति अपनाई गई है, यानी कि जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य किए गए हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए गए हैं वो स्थायी है। बाकी जो अदर है, यानी कि जो विनाश के लिए प्रयोग किए गए हैं, वो स्थायी नहीं है। वो तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही उन सब चीजों का आविष्कार किया है, और ऐसा ही कुछ लिख सकते हो, मतलब विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है यहां से रचनाकार के लिए अनुभूति। कुछ और प्रश्न है, मैं आपको ऊपर पढ़ाना भूल गया हूं। जैसे यहां से पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना है। यानी 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, यहां पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 4-4 अंक का एक प्रश्न होगा। थोड़ा विस्तार से लिख देना इसमें, थोड़ा विस्तार से। देखो, रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने के कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर? कौन कौन से दबाव थे? कौन कौन से दबाव थे? बाहरी दबाव ही बताने हैं। जैसे कि पैसों की आवश्यकता, बाहरी लोगों का दबाव, जैसे किसी के फैन हो जाते हैं, यानी फॉलोवर्स हो जाते हैं, यानी प्रशंसक हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो वो कहते हैं लेखकों को कि आपकी रचनाएं हमें पढ़नी है तो लिखो, तो उनकी वो भी मजबूरी हो जाती है, और पैसा तो है ही। चलिए, ये बाहरी दबाव थे, शॉर्ट में बताया, आप विस्तार से लिखना। देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य होता है प्राकृतिक सौंदर्य की सुरवाजें आप अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? अच्छा, ये पूछा है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बनाए
रखने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि आप जाते हैं जहां पर, वहां पर कुछ रैपर्स आप बिखेर देते हैं, उनको आप आगे से नहीं बिखेरेंगे। इस तरह से आप एक प्रण ले सकते हैं, यानी प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं। और जहां ये काम हो रहा है, यानी जो लोग कर रहे हैं, उनको समझाया जा सकता है। इस तरह की और भी गतिविधि करके पर्यावरण को सुरक्षित यानी सौंदर्यपूर्ण बनाया जा सकता है या रखा जा सकता है। चलिए, माता का अंचल पाठ के आधार पर भोलानाथ के बाबूजी के पूजा पाठ के रीति पर टिप्पणी कीजिए। आप इससे क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? देखो बच्चों, बाबूजी क्या करते थे, सुबह सुबह उसे भी अपने पास बुलाते थे और पूजा पाठ पे लग जाते थे और त्रिपुंड लगाया करते थे, मछलियों को दाना खिलाने, ये सब उनके पूजा अध्यात्म का ही एक पार्ट था। और यहां तक कि वो एक पोथी थी जिस पर वो राम राम लिखा करते थे, ऐसा कई बार करते थे। तो ये एक सारी चीजें थी, वो उनका एक रूटीन था, वो रूटीन वो तोड़ते नहीं थे। तो इससे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिल सकती है, यानी बहुत सी चीजें प्रेरणा हमारे लिए बन सकती है कि हमें किस तरह से एक टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, यानी समय सारणी को हम अनुसरण कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम और कुछ भी सोचकर इसको प्रेरणा का स्रोत बना सकते हैं, यानी इसी चीज से जोड़कर प्रेरणादायक बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ आप लिख सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे जितनी भी चीजें हैं वो अब आ गई रिटन पोर्शन। रिटन पोर्शन में आपको थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो बच्चों, इसी तरह से सैंपल पेपर पढ़ना है तो अगला सैंपल पेपर कब आ रहा है पहले सुन के जाना। उससे पहले आपको यह कमेंट करना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए एमसीक्यू में, खास तौर पे एमसीक्यू में कितने टोटल मार्क्स बने आपके, जरूर बताना। क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न का तो कोई टारगेट ले नहीं पाएंगे हम, कोई अनुमान लगा नहीं पाएंगे, लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जरूर बताना। अब ध्यान से सुनो, सैंपल पेपर अगला कहां पर मिलेगा। पहली बात तो जितने भी आपको और सैंपल पेपर चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम पर आपको फॉलो करना है, उसमें आपको बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए सैंपल पेपर पर, जैसे ये वीडियो है उसी तरह से वीडियो चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सी एक बात करनी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने 2000 लाइक का टारगेट रखा था और आपने बहुत जल्दी ये अचीव भी कर लिया था, इसीलिए ये वीडियो आई है। अब इस वीडियो में 3000 लाइक का टारगेट रखते हैं। 3000 लाइक जैसे ही आ जाते हैं, अगली सैंपल पेपर पर वीडियो जरूर बनेगी। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया, बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक ही पेज पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।